कल मैंने आपको वेव्स में कुछ चीजें सिखाया था। मैंने आपको पार्टिकल की वेलोसिटी बताया था। मैंने आपको ये बता दिया था कि वेव में पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पे किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। अगर वो हमें चेक करना हो तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेव स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप एट दैट पॉइंट। ये मैंने कल आपको सिखाया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, ये पॉइंट आपको कल बता दिया था। मतलब क्या था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is equal to negative of wave speed multiplied by slope at that point। और इससे रिलेटेड मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपसे ये बोला था सर कि इफ लेट मी assume that कि if this is a wave and this wave is going towards left, अगर ये वेव लेफ्ट की ओर जा रहा है तो इस वेव में अगर मैं कोई पॉइंट अज्यूम कर लूं, मान लो लेट्स से आई एम अज्यूमिंग अ पॉइंट समवेयर हियर, तो अगर मैंने ये पॉइंट अज्यूम कर लिया इस पॉइंट पर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेव है ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है विद सम स्पीड v, और पॉइंट यहाँ पर अज्यूम कर लिया। मुझे ये चेक करना है कि वेदर दिस पार्टिकल, पॉइंट का मतलब पार्टिकल, वेदर दिस पार्टिकल इज मूविंग अप और एट दिस इंस्टेंट इज गोइंग डाउन। ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है या पार्टिकल नीचे जा रहा है, दैट वी हैव टू चेक फॉर। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि वी हैव टू टेक द स्लोप। हमें सबसे पहला काम ये करना है, डाउन जा रहा है। अच्छा ठीक है सलमान, देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम टेंजेंट पे स्लोप देखें तो दिस स्लोप इज दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 मींस स्लोप इज नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव का दूसरा मतलब ये हो गया कि सर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो वेव की स्पीड भी नेगेटिव और स्लोप भी कैसा, तो स्लोप भी नेगेटिव। स्लोप इज आल्सो नेगेटिव, है ना, स्लोप इज आल्सो नेगेटिव। So this negative and this negative will become positive, but there is again a negative which will make this whole term as negative. This means that velocity of particle will come out to be negative, and because velocity of particle is negative, this means that particle is going downwards. Velocity of particle negative आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, पार्टिकल नीचे जा रहा है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको इससे रिलेट करके देता हूँ, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ, फिर आगे बात करते हैं। सर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ है, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ है, और ये ऐसा आपको ये गिवन है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज a, but at t equal to 0 the position at which the particle is being observed is something say root 3 by 2। ठीक है, t 0 पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है इट इज नॉट 0, इट इज रूट 3 by 2a। t 0 पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, इनफैक्ट इट इज रूट 3 by 2a। आपको सवाल में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस वेव। इस वेव की इक्वेशन क्या होगी अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t equal to 0 is not 0, it is root 3 by 2a। तो what will be the equation of this wave? इस वेव की इक्वेशन बतानी है आपने। जल्दी बताइए सर। वेव राइट में जा रही है, यस वेव राइट में जा रही है, वेव राइट में जा रही है विद स्पीड v। क्वेश्चन में बस इतना करना है सर, you have to write the equation of the wave shown if at t equal to 0 position of the particle is non-zero। ओरिजिन वाले पार्टिकल की जो पोजीशन है t0 पर वो जीरो नहीं है,
तो इस केस में यू जस्ट हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेव। देखो ये जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx, वो इक्वेशन हमारी तब आती है जब t जीरो पर पार्टिकल की पोजीशन जो है वो जीरो होती है। ओरिजिन वाले पार्टिकल की पोजीशन अगर t जीरो पर जीरो हो तो जो वेव की इक्वेशन है वो आती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx। बट अगर ऐसा नहीं हो तो ये इक्वेशन kx प्लस ऑफ 30 बोला किसी ने, एक बालक ने मुझे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx प्लस ऑफ 30 बोला, दीपान बता सकता है? इसने कितना बोला? प्लस ऑफ 60। इसका मतलब तुम लोगों को फेजर नहीं आता है। ईमानदारी से बताओ कि जो ये फेजर वाले सर्कल होते हैं, फेजर वाला फेज पता करते हैं, वो कितनों को आता है? ईमानदारी से बताना जरा। ये जो एसएचएम का कॉन्सेप्ट जो हम फेजर सर्कल से रिप्लेस करते हैं ना, पूरा सर्कल से सर्कल बनाते हैं, उसमें हम पार्टिकल को शो करते हैं, उसका इनिशियल फेज निकालते हैं, ये तुम में से कितनों को आता है? ईमानदारी से बताओ। कल क्यों नहीं बोला था? कल तो हाँ हाँ कर रहे थे शायद। भाई पहले तो वो सीखिए, एक बात याद रखिए कि एसएचएम के बिना आप इस वेव को सॉल्व नहीं कर सकते। एसएचएम के बिना वेव को आप नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते एसएचएम के बिना वेव को? द रीजन इज वेरी सिंपल एंड ऑब्वियस कि आप जिस वेव की बात कर रहे हैं दैट इज हार्मोनिक वेव। और हार्मोनिक वेव का मतलब ये होता है ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट कर रही हो, एसएचएम में हो, तो उसको हम हार्मोनिक वेव कहते हैं। सबसे पहली बात, अब इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊं, ठीक है? अलमास अख्तर साहब कहते हैं 120। अलमास अख्तर, आपका आंसर सही है। खैर, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊं इतना समय तो नहीं है। पूरा जो एसएचएम का कॉन्सेप्ट है, एसएचएम का, दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल। रिमेंबर, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल का कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चले तो दैट मोशन इज हार्मोनिक। तो फिर सर कैसे रिप्लेस कर सकते हो? देखो, हमें रिप्लेस ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम कभी कहीं पर भी, मतलब पार्टिकल कहीं पर भी हो उसका प्रोजेक्शन ले लें। फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहाँ पर है, इसका प्रोजेक्शन ले लें। प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन आइदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कहां पर ड्रॉ कर दो? एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दो या वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दो। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो पार्टिकल के साथ साथ प्रोजेक्शन का क्या होगा। जब पार्टिकल इस क्वाड्रेंट में चलेगा तो आप ये कह सकते हो कि प्रोजेक्शन आगे आएगा, आगे आएगा, यहां तक मैक्सिमम आएगा। फिर जब पार्टिकल इस क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये प्रोजेक्शन पार्टिकल के साथ साथ पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा आपको, ऐसे, इधर। ठीक है, पहले इधर आता हुआ दिखाई दे रहा था, अब इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब पार्टिकल इस क्वाड्रेंट में आएगा, अगेन व्हेन यू विल ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन आपको इधर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे। जब पार्टिकल इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में, तो आप अगर प्रोजेक्शन दिखाओ तो आपका जो प्रोजेक्शन है तो आपका प्रोजेक्शन इधर जाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल यू विल ऑब्जर्व दैट कि आपका जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन पहले राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया। मतलब ये प्रोजेक्शन का अगर आप मोशन कंसीडर करें तो ये बार बार ऐसे हो रहा होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे। मतलब इसको पर है तो आप ये कह सकते हैं कि फुट ऑफ द प्रोजेक्शन, उसकी जो पोजीशन है वो जीरो है ना, प्रोजेक्शन के ऊपर। जब पार्टिकल यहाँ पर है तो ये प्रोजेक्शन कितना चला गया? मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। फिर जब ये पार्टिकल यहाँ से आया फिर ये जीरो हो गया, क्योंकि प्रोजेक्शन फाइनली यहाँ पर पहुंचा तो ये जीरो हो गया, बट रुका नहीं। विद द पार्टिकल इट विल गो टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, और प्रोजेक्शन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कितना हो जाएगा? माइनस आर। फिर जब ये राइट जाएगा तो आप ये कह सकते हो कि पार्टिकल का जो ये प्रोजेक्शन है ये फिर से जहां पर जीरो होगा पोजीशन वहां पर पहुंचेगा ये फिर से। मतलब अगर इसको मैं जीरो पोजीशन को मैं ओरिजिन की तरह, प्रोजेक्शन मैक्सिमम on either side of this can go
go the displacement r on either side of this center. इस r को मैं कह सकता हूं this is the maximum displacement of the projection on either side of this, can be treated as the amplitude, because we know that amplitude का basic मतलब ही होता है maximum displacement of a particle executing SHM. दूसरी बात यह है कि इसमें इक्वेशन बनाओगे तो वही इक्वेशन बनती है जो SHM की आती है, y is equal to a sin omega t plus phi या y is equal to a cos omega t plus phi. तो देखो यहाँ पर प्रोजेक्शन का मोशन अगर हम देखें तो इट इज टू एंड फ्रो, और इसकी इक्वेशन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि although the particle is going in a circular path means it is the periodic motion of the particle, but if we take the projection of that particle either on x axis or y axis, so I can simply claim that कि projection is executing SHM. इसका मतलब है मैं पूरा SHM का कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल सर्कुलर पाथ से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें याद रखिए, इस हम हमेशा पार्टिकल, मैं जनरली जो सॉल्व करता हूं ऐसे करता हूं, हम पार्टिकल को यहां जीरो हो और मैं जनरली राइट की तरफ अज्यूम करता हूं पार्टिकल जा रहा है, और जो मैं प्रोजेक्शन लेता हूं वो एक्स एक्सिस पे लेता हूं, वाई एक्सिस पे भी लिया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन आप या कुछ ऑथर्स या कुछ बुक वालों को आप देखेंगे कि वो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेके सॉल्व करते हैं, मैं एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन मान के सॉल्व करूंगा, ये मेरी इच्छा है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है इस वाले में, ये वाला देखें आप, इसमें आप ये कह सकते हैं प्रोजेक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, तो इसका पोजीशन पॉजिटिव है और साथ साथ बिकॉज इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट इसकी वेलोसिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव, इस वाले केस में। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्रोजेक्शन इज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस बट गोइंग टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब पोजीशन इसकी नेगेटिव है बिकॉज इट इज गोइंग ऑन द नेगेटिव एक्सिस, बट वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट, है ना। इसी तरह से अगर हम इस वाले क्वाड्रेंट में देखें, इस वाले में तो इसमें अगर आप देखें तो पोजीशन इज नेगेटिव एज पार्टिकल वुड बी गोइंग दिस वे, तो पोजीशन इज नेगेटिव बिकॉज पार्टिकल इज गोइंग ऑन द नेगेटिव एक्सिस, एंड साथ साथ इस पार्टिकल का वेलोसिटी भी नेगेटिव है, ठीक है। इस वाले पे अगर आप देखें, इस वाले पे तो प्रोजेक्शन इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पार्टिकल का पोजीशन पॉजिटिव है और साथ साथ वेलोसिटी कैसी है, तो वेलोसिटी इज स्टिल नेगेटिव। इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, इस केस में वेलोसिटी नेगेटिव होती है। इस केस और इस केस में आपका जो पोजीशन है, ये वाला केस पोजीशन कैसा होता है, पॉजिटिव, और इस वाले केस में पोजीशन नेगेटिव होता है। तो दिस यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। तो पूरे एसएचएम का कॉन्सेप्ट अगर हम इससे रिप्लेस करते हैं ना, तो इसी को हम फेजर कहते हैं, ठीक है। खैर, अब आते हैं जो मेन मुद्दा हमारा था, ये तो एसएचएम पढ़ा रहा होता तो इस पे मैं और ज्यादा बातें करता, बट फिलहाल तो मैं वेव पढ़ा रहा हूं, तो इतनी बातें आप याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार मैं यूज करता रहूंगा। जो मुद्दा था वो ये था कि पार्टिकल यहां पर है, तो सबसे पहली बात, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, दिख रही है कि पार्टिकल इज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जब पार्टिकल है तो इस पार्टिकल की पोजीशन तो पॉजिटिव है, सर पोजीशन तो पॉजिटिव है, बट इस समय पर पार्टिकल या तो ऊपर जा रहा हो सकता है या पार्टिकल ऊपर से नीचे जा सकता है। इसका मतलब है कि इन अदर वर्ड्स वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल कैन आइदर बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। And why you want the direction of velocity, because when you will have the direction of velocity then only you can decide कि पार्टिकल किस वाले क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो हमने आपको जो सिखाया था वही करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर हम पार्टिकल जहां पर है वहां पर टेंजेंट ले लें, उस टेंजेंट का स्लोप देख लें, तो स्लोप इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को हम जानते हैं कि ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव विच इज पॉजिटिव इनटू स्लोप। स्लोप कैसा है, तो स्लोप इज आल्सो पॉजिटिव, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। दिस मींस दैट एट दिस इंस्टेंट दिस पार्टिकल इज गोइंग डाउन, मतलब पोजीशन पॉजिटिव है बट जो वेलोसिटी है वो आपकी नेगेटिव है। तो अगर मैं ये फेजर का सर्कल बना दूं, ये सर्कल ऐसे बना दूं, ये वाला,
ठीक है, ये सर्कल ऐसे बना दूं तो हमें ये समझ में आता है कि भाई कहाँ, अच्छा ये प्लस या माइनस है, मैं जानबूझ के ऐसे दिखाता रहता हूँ, नहीं भी बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये प्लस या माइनस है कहाँ से कर दिया सर, क्योंकि मैंने कहा था कि रेडियस को हम एम्पलीट्यूड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज द रेडियस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी कवर्ड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल। अब देखो, बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, और वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव, तो हम किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बिल्कुल सही बात, वेलोसिटी निगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड बिकॉज वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट मींस कि हम कहीं मान लो कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये पार्टिकल कहीं है, यहाँ पर मान लेते हैं, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे मान लेता हूं कि पार्टिकल कहीं यहाँ पर है, सच दैट कि उसका जो प्रोजेक्शन है ना, उसका अगर हम प्रोजेक्शन ले लें तो ये ओरिजिन से या सेंटर से कितनी दूरी पर है, तो दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √3/2a। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज ये जो है ना, ये यही तो इस प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैंने आपसे बोला कि भाई पार्टिकल कहां पर है, कहीं पर है, और ऐसी लोकेशन पर है जहां पर अगर उसका हम प्रोजेक्शन ले लें तो दैट प्रोजेक्शन शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ √3/2a फ्रॉम द सेंटर। तो ये वाला अगर एंगल हम देखें तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये ए होगा, भाई रेडियस है ना, तो सब होंगे तो सबको ये माना जा सकता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस। माई पॉइंट टू यू इज कि मैंने आपसे बोला था कि फेज हम यहां से मेजर करते हैं, यहां से काउंट करते हैं, समझ रहे हैं आप? और हमने बोला था कि पार्टिकल को मैं हमेशा ऐसे सोचूंगा, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि t0 पर पार्टिकल ये वाला पाथ घूम चुका है, प्लस और इतना एंगल घूम चुका है और यहां पर पहुंचा हुआ है, ठीक है, और ये एंगल कितना है, तो इस एंगल को निकालने के लिए आप cos थीटा लगा सकते हो, cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2a अपॉन a एंड a विल कैंसल आउट, इट विल बिकम √3/2, और √3/2 का मतलब ये हो गया कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, है ना, तो ये 90 डिग्री तो ऑलरेडी घूम चुका है, प्लस ये एंगल भी ये घूम चुका है क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर है, इसका मतलब इनिशियल फेज जो है हमारा वो 90 प्लस ऑफ 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री है भाई। आपको हमेशा यहां से सोचना है, यहाँ पर जब हम हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई हमारी पोजीशन 0 है, तो अगर पार्टिकल यहां से शुरू होता t0 पर तो हम कहते हैं इनिशियल फेज 0 है, बट पार्टिकल तो कहीं और है, तो इनिशियल फेज 0 नहीं है, इनफैक्ट इनिशियल फेज इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब कि हम यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो इक्वेशन लिखा जाएगा y इज इक्वल टू a sin omega t minus of kx plus of 120 degree, this is how we write the equation of a wave। समझ आई बात, कुछ हल्की फुल्की बात समझ आ गई कि वेव की इक्वेशन हमने कैसे लिखना है। वेव की इक्वेशन लिखने के लिए वजाहत बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ गई, बाकी लोग बताएं जिनको नहीं आता था ये। वेव की इक्वेशन लिखने के लिए अपने को, कौन कह रहा है कॉस क्यों नहीं लिख सकते, साइन क्यों लिख सकते हैं, फिर हमने कॉस क्यों नहीं लिखा, समझ नहीं आया, साइन ही क्यों लिखा। देखो, आप कॉस भी लिख सकते हो, आप साइन भी लिख सकते हो, इससे मुझे कोई दो राय नहीं है, ठीक है। कॉस हम तब लिखते हैं, वो कॉस के लिए आपने पढ़ा भी है कि हम तब लिखते हैं जब एट इक्वल टू 0 पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। इसी को आप चाहें तो कॉस के टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट द पॉइंट इज कि जब हम साइन के फॉर्म में हम सब कुछ लिख सकते हैं तो वाई टू राइट कॉस, भाई इसको हम कॉस के टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं ना, 120 डिग्री है तो ये 90 प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है, ये कॉस के टर्म्स में हम इस एंगल को चेंज कर सकते हैं, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। मैंने आपसे ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप कॉस के टर्म्स में मत लिखिए, ठीक है, बट जब हम साइन के टर्म्स में ही सब कुछ लिख पाते हैं तो कॉस को एक जबरदस्ती ला के हम क्यों अपने आप को परेशान करें कि कहाँ पर कॉस लगेगा कहाँ पर साइन लगेगा, भाई कुछ भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हो, वी एंड एक्स के साइन डिसाइड, क्या बोला इसने, सर वी एंड एक्स की साइन डिसाइड करना नहीं आया फेजर में, अच्छा आपको ये भी डिसाइड करना नहीं आया,
फेजर में मैंने जो आपको डायरेक्शन का ये कॉन्सेप्ट समझाया है, बस उस बात को समझिए, आपको डिसाइड करना आ जाएगा। मैंने आपसे बोला, आपको ये रटना है, मैंने आपसे ये बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्टिकल ऐसे जा रहा होता है, ठीक है। इस वाले क्वाड्रेंट में ये जो ये दिखाया मैंने, इसमें पार्टिकल ऐसे जा रहा होता है, इसमें ऐसे जा रहा होता है और इसमें ऐसे जा रहा होता है, ठीक है। ये बस ये याद रखिए कि इसमें ऐसे ऐसी कहानी होती है कि पहले वाले में प्रोजेक्शन आपका पार्टिकल के साथ साथ इधर जा रहा होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। इस वाले केस में इट वुड बी गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर। इस वाले केस में अगेन इट वुड बी गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर। इस वाले केस में इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब है कि पहले वाले केस में पार्टिकल इस का प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे चल रहा है एंड दिस एक्सिस इज पॉजिटिव, और ये वेलोसिटी की भी डायरेक्शन इसी एक्सिस के अलोंग है, मतलब पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है। नेक्स्ट वाला केस जो ये नीचे वाला, जस्ट उसके नीचे वाला देखो, जस्ट उसके नीचे वाले में पार्टिकल का प्रोजेक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो निगेटिव है, बट पार्टिकल का पोजीशन इज स्टिल पॉजिटिव बिकॉज इट हैज नॉट येट क्रॉस्ड द सेंटर। इसके बाद वाले में देखो कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो निगेटिव अभी भी है, बट पोजीशन भी निगेटिव हो गई एज इट हैज क्रॉस्ड द सेंटर एंड द पार्टिकल इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। मतलब पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इट हैज क्रॉस्ड द सेंटर, तो वेलोसिटी तो नेगेटिव रही, साथ साथ पोजीशन भी नेगेटिव हो गई। व्हेन पार्टिकल इज हियर, तो इस केस में आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है दैट इज अगेन इन द पॉजिटिव एक्सिस और अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी बिकम्स पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विल नॉट बी पॉजिटिव येट because it is still moving, particle is still moving on negative axis। पार्टिकल पॉजिटिव एक्सिस पे तब मूव करेगा व्हेन इट विल क्रॉस दिस सेंटर। समझ गए इस बात को अब? ठीक है, अब बात सुनिए, एक छोटा सा पॉइंट और सुनिए। सर एक बात याद रखिएगा, कल जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था dy by dt, dy by dx, तो उससे हमने कुछ चीजें देख ली। अब मैं उसी का डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, दोबारा उसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम लोगों ने कल dy by dt करा था, dy by dx करा था, अब dy by dt का दोबारा डिफरेंशिएशन करूं। कल अगर आपको याद हो तो dy by dt जो हमने किया था, मतलब डेल्टा y by डेल्टा t, partial differentiation। Why are we doing partial differentiation? Because there are two variables. What are those variables? One is t, that is time, and the another one is position, that is x। ठीक है, तो ये हमारा जो आया था, ये आया था a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस ऑफ के एक्स, ये आया था। और इसी को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट कर दें डेल्टा 2y डेल्टा t स्क्वायर, तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ के एक्स। ये हमें डेल्टा 2y बाय डेल्टा t का स्क्वायर मिलेगा। इसी तरह से डेल्टा y बाय डेल्टा x जब हमने किया था कल, तो हमें मिला था माइनस ऑफ a k cos ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ के एक्स। इसी का दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, डेल्टा 2y बाय डेल्टा x का स्क्वायर दोबारा कर दूं, तो दिस रिजल्ट विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ a k स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, डिफरेंशिएशन तो आता है आपको। क्योंकि दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो cos का हो जाएगा माइनस साइन, और फिर k, ये इस वाले पार्ट का फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ k। ठीक है, तो माइनस k और ये वाला जो माइनस है वो मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला बाहर वाला माइनस इज देयर, तो प्लस इंटू माइनस विल अगेन बिकम माइनस। अब ये करने का फायदा क्या है सर? इस केस में अगर आप सोचो डेल्टा 2y बाय डेल्टा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा 2y बाय डेल्टा x का स्क्वायर अगर आप करो, तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर। इसका मतलब मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं सर, डेल्टा 2y बाय डेल्टा t का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा 2y बाय डेल्टा x का स्क्वायर, डेल्टा 2y बाय डेल्टा x का स्क्वायर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओमेगा बाई के को मैं क्या कह सकता हूं? ओमेगा बाई के को मैं क्या कह सकता हूं? What can we call omega by k as? What is omega by k? V, that is the speed of wave। इसका मतलब मैं इसको v का स्क्वायर कह सकता हूँ, स्पीड ऑफ वेव का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, ये इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ वेव।
जैसे आप लोगों में से जिसने एसएचएम पढ़ा है उसने पढ़ा होगा कि एसएचएम की एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती थी ना, d2x upon dt square plus of omega square x is equal to 0। वैसे ही ये भी एक इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट्स अ वेव। इसका मतलब दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वेव। अगर कोई भी इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो दैट विल रिप्रेजेंट अ वेव। समझ गए सर? नोट कर लो तो मैं इरेज करूं इसको। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। ये मैंने कहा है कि ये एक्सेलरेशन ही तो होगा पार्टिकल का। यस ऑफ कोर्स इट इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, बट एक्सेलरेशन कौन है? डेल्टा 2y बाय डेल्टा t स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। दूसरे साइड पे डेल्टा 2x अपॉन सॉरी डेल्टा 2y अपॉन डेल्टा x स्क्वायर है, दैट इज नॉट द एक्सेलरेशन। उसको आप ये कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, क्योंकि डेल्टा y बाय डेल्टा x स्लोप कहला रहा था, तो डेल्टा 2y बाय डेल्टा x स्क्वायर को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कह सकते हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेव स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। स्लोप नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो मतलब ये रिलेशन हम इस तरह से रट सकते हैं, ठीक है। मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमने रिलेशन लिखा है वो एक्चुअली में एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का रिलेशन। अब देखिए मेरी बात समझिए, मैंने आपको जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये e टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2t, दिस इज माय y, ये y है। इज इट अ वेव और नॉट? डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ वेव और नॉट? ये वाली इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी? तो वेव को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी को ऐसे देख के सिर्फ मत कह देना कि नहीं 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 कर रही है, क्योंकि हमने तो साइन और कॉस के टर्म्स में पढ़ा है। अब एक बात याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आप साइन या कॉस के टर्म्स में जो वेव की इक्वेशन पढ़ते हैं, दैट वेव इज सिंपली अ हार्मोनिक वेव। दिस इज स्पेशली वन टाइप ऑफ वेव जिसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। द पार्टिकल्स एग्जीक्यूट्स एसएचएम, ठीक है। तो सच वेव आर कॉल्ड एज हार्मोनिक वेव, बट ऑल द वेव्स वुड बी हार्मोनिक, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑल द वेव्स वुड बी हार्मोनिक, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वेव्स हमेशा हार्मोनिक नहीं होते, ठीक है। क्या मतलब सर? क्या बोले सर? समझ ही कुछ नहीं आया। जैसे ये वेव है अनडाउटेडली, ये वेव है अनडाउटेडली, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये, तो ये भी एक वेव है, ऑल्दो इसकी इक्वेशन कुछ और होगी। मैं आपसे कहूं भाई ये तो ये भी एक वेव हो सकती है, ऑल्दो इसकी इक्वेशन कुछ और होगी। इसका मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वेव की इक्वेशन सिर्फ साइन और कॉस के टर्म्स में नहीं होगी। आप जो पढ़ रहे हो ना वो वन ऑफ द वैरायटी ऑफ वेव पढ़ रहे हो जिसको हार्मोनिक वेव कहते हैं। तो हमें कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है तो वी विल हैव टू चेक दैट वेदर इट सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द वेव और नॉट। ऑल्दो अभी आपके लेवल में डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा मैंने लिखा है डेल्टा 2y बाई डेल्टा टी स्क्वायर वाला, वो अभी आपके लेवल में नहीं है, ठीक है। स्टिल आप इतना तो कर ही सकते हो कि दो बार डिफरेंशिएट तो कर सकते हो। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हर किसी को आता ही है, ठीक है। तो दो बार डिफरेंशिएट कर ही सकते हो, है ना। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको एक बार डिफरेंशिएट करो टी के टर्म्स में, फिर उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करो। इसी तरह से एक्स के टर्म्स में दो बार डिफरेंशिएट करो, उसके बाद देखो कि हमारा जो जनरल इक्वेशन निकला है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी बात, एक्स के साथ जो टर्म होता है, ठीक है, अगर हम अपना स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन देखें तो ये साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स लिखते थे हम। इसका मतलब x के साथ जो टर्म होता है उसको हम k कह सकते हैं और t के साथ जो टर्म होता है उसको ओमेगा कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि इसके साथ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आई कैन सिंपली क्लेम दैट यहाँ पर k की जो वैल्यू होगी दैट इज 1,
डजंट मैटर, -1 भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो वेव की स्पीड का स्क्वायर होना है। तो मैं सिंपली 1 ले रहा हूं, आई एम जस्ट टेकिंग मैग्नीट्यूड, और ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाएगी 2। नहीं आ रहा भाई। और मैंने आपसे क्या बोला था, वेव की स्पीड होती क्या है, तो वेव की स्पीड में आपने लिखा था ओमेगा बाई के। इसका मतलब अगर मैं इसमें ओमेगा बाई के लिख दूं तो दिस विल बी इक्वल टू 2, तो ओमेगा बाई के का स्क्वायर विल बी 4। ठीक है, ये तो हमने ओमेगा बाई के मतलब स्पीड ऑफ वेव निकाल लिया, ये v की वैल्यू है। अब हम इसको देखें, डेल्टा y बाई डेल्टा टी, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो दिस वुड बी इक्वल टू 2 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस ऑफ 2t। दोबारा डिफरेंशिएट करो, डेल्टा 2y बाई डेल्टा टी का स्क्वायर। सर एक वो सर k और w का कह रहा है, सर k और w कैसे आया? अच्छा सर, k और w में मैंने आपसे बोला कि स्टैंडर्ड वेव की इक्वेशन जो होती है ना अपनी, उससे कंपेयर अगर करोगे चीजों को, उससे कंपेयर का मतलब, कंपैरिजन का मतलब ये है कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx, ये वेव की इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में हमने देखा है कि द टर्म विच इज द कोफिशिएंट ऑफ t, मतलब कोफिशिएंट ऑफ t इज कॉल्ड एज ओमेगा एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड एज k। कोफिशिएंट ऑफ t को हम ओमेगा कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को हम k कहते हैं। तो अगर ये इक्वेशन है एंड वी हैव टू चेक फॉर द वेव कि वेदर इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वेव और नॉट, तो इस केस में याद रखो कि x जो कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है उसको वी विल कॉल एज k, एंड t का जो कोफिशिएंट है उसको हम ओमेगा का नाम देंगे। तो t के साथ क्या है, 2 है, तो ओमेगा को मैंने 2 कह दिया, और x के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो इस k को हमने 1 कह दिया। -1 भी कह सकते हो, एक्चुअली में ये -1 है, बट अगर मैं -1 रख भी दूं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बट अल्टीमेटली करना तो हमें स्क्वायर है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में। अभी पल्ले पड़ा तुम्हें भाई, x के साथ जो लिखा होगा वो k माना जाएगा, और t के साथ जो लिखा होगा उसको हम ओमेगा मानेंगे। क्लियर है? अरे जिसने पूछा था, क्या नाम है उसका, पूछने वाले का, ठीक है। अब देखिए इस केस में सर डेल्टा y बाय डेल्टा x, दिस वुड इक्वल टू e टू द पावर माइनस x प्लस ऑफ 2t विथ अ नेगेटिव साइन। फिर दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करो, डेल्टा 2y बाय डेल्टा x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2t, दिस टाइम दिस माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस। अब हमने क्या बोला था सर, तो डेल्टा 2y बाय डेल्टा t का स्क्वायर अगर आप देखें तो डेल्टा 2y बाय डेल्टा t का स्क्वायर ये दिख रहा है आपको, ये is equal to how much, 4 e to the power minus of x plus of 2t, where e to the power minus of x plus 2t को हम डेल्टा 2y by डेल्टा x स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? देखो ध्यान से, डेल्टा 2y by डेल्टा t का स्क्वायर is equal to 4 multiplied by डेल्टा 2y by डेल्टा x का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम वेव की इक्वेशन तब कह सकते हैं अगर ये जो है ये v का स्क्वायर हो रहा होता तो। अगर आप देखें तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, -2, और अल्टीमेटली हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा या नहीं आएगा? इसका मतलब ये इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, डेल्टा 2y बाय डेल्टा t स्क्वायर इज इक्वल टू वेव की स्पीड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 2y बाय डेल्टा x का स्क्वायर। मतलब इस इक्वेशन में, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसमें जो स्पीड ऑफ वेव आई है वो 2 ही आई है ना, और 2 का स्क्वायर तो 4 ही आएगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दिस रिप्रेजेंट्स अ वेव। समझ आई बात? ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है सर। पता नहीं क्या बोल रहा है बावला, खुद ही बोल रहा है, खुद ही समझ रहा है, हमें तो पता नहीं चल रहा। अब देखो जी ने ऐसा सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है कि जिसमें वेव की इक्वेशन जो है वो साइन या कॉस नहीं थी। ठीक है, जी ने ऑलरेडी ऐसा सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब एक तो तरीका ये हो गया भाई, सिंपल सी बात ये, सिंपल सा फैक्ट ये है कि कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है और उसमें आपको देखना है कि वेदर इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वेव और नॉट, तो यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ट्वाइस, and you have to differentiate y with respect to x twice, and then you have to check whether that delta 2y by delta t square is equal to v square times of delta 2y by delta x square or not.
If it is coming out to be, तो हम कह सकते हैं the given equation represents a wave. If it is not coming out to be or it is not satisfying the given equation of wave या differential equation of wave, तो हम कहेंगे कि given equation is not representing a wave. सिंपल सी बात है. अब जैसे जेई ने पूछा, जेई ने क्या पूछा, अब देख एक बात तो ये है कि हम ऐसे मैथमेटिकली तो हर इक्वेशन के बारे में बता ही सकते हैं, कई बार लोग लॉजिकली भी सोचते रहते हैं, तो देखो लॉजिकली भी कई सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि एक क्वेश्चन जो जेई ने पूछा था वो इस प्रकार से था, 4/x माइनस ऑफ 2t का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1, इस प्रकार से एक इक्वेशन थी, ठीक है। उसमें वेव का वो पूछा था शेप, 4 ऑप्शन देके वेव का शेप पूछा था कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो वेव का शेप कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हमसे ये डायरेक्टली कोई कह दे कि वेव का शेप कैसा होगा, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई सर कि ये जो है ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि इट विल रिप्रेजेंट अ वेव, ये पहली बात तो हमें समझ में आ रही है कि वो वेव की इक्वेशन होगी तभी तो वो वेव को रिप्रेजेंट करेगा ना, ठीक है। समझ लो मेरी बात, तो वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए वेव की इक्वेशन तो होनी चाहिए ना। अब 4 अगर ऑप्शन में हमें कहता है कि भाई कौन सा इस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। अब फिर भी अगर नहीं पल्ले पड़ रहा हो तो हम डिफरेंशिएशन का खेल खेल सकते हैं, उससे हम चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वेव और नॉट, ठीक है। अगर फिर भी उसके अलावा देखो, अगर तो लॉजिकली भी अगर आप सोचोगे तो लॉजिकली भी इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वेव, ठीक है। लॉजिकली आप याद रखो कि अगर कोई फंक्शन ना x और t का ऐसा आता है, देखो याद रखो कि y इफ इट y इज अ फंक्शन ऑफ vt, इस तरह का अगर फंक्शन आपको दिखे तो याद रखो कि 90% दिस फंक्शन विल रिप्रेजेंट अ वेव। समझ रहे हैं आप? वेव में अगर आप देखिएगा तो वेव में अगर आप देखिएगा तो वेव की इक्वेशन का जो फंक्शन होता है ना वो यही होता है, x माइनस ऑफ vt। मैं नहीं खेल रहा यार। यस सर। अरे भाई मेरे, इसी v को तो ओमेगा बाई k लिखते हो, तो नीचे अगर तुम देखो तो ये x माइनस ऑफ vt के फॉर्मेट और x माइनस vt के फॉर्मेट पे है सर, तो इसका मतलब है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग। देखो मेरे पास दो, ठीक है शाकिर, मेरे पास दो रीजन है इसको वेव कहने के। पहला रीजन तो क्वेश्चन में उसने मेंशन किया था जेई में, ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेव ऑफ गिवन इक्वेशन, तो पहला रीजन तो मेरे पास वो है। दूसरा रीजन ये है कि इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो ये x माइनस वीटी के फॉर्मेट का है, तो ये दूसरा रीजन है मेरे पास इसको वेव कहने का। और अगर फिर भी बहुत समय तुम्हें ये फिर भी है कि नहीं हम एग्जैक्टली चेक करना चाहेंगे, तो फिर वो खेलो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला खेल, डिफरेंशिएट करो और देखो। हाँ, x माइनस वीटी का फंक्शन दिख रहा है तो वेव है, राइट, बिल्कुल। लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वेव की इक्वेशन ये हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। कंफर्मेटरी टेस्ट तो इसका इक्वेशन ही है जो मैंने आपको बताया, डेल्टा 2y बाय डेल्टा t स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर डेल्टा 2y बाय डेल्टा x स्क्वायर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी अ वेव, ये जरूरी है। जैसे अब देखो उसमें कुछ शर्त है जो शरायत पूरी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि इसमें हमें इस वाले टर्म को जीरो कर भी दूं तब भी आई विल गेट y एज सम वैल्यू, y की जो वैल्यू वो जीरो नहीं होगी अगर इस वाले टर्म को जीरो कर भी दूं। मतलब अगर मैं टाइम की वैल्यू देखो, इस केस में अगर मैं टाइम की वैल्यू जीरो ले लूं मतलब t जीरो पर, तो t जीरो पर y को अगर हम चेक करेंगे तो y इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये t जीरो पर ये कहानी आएगी, है ना, t जीरो पर ये कहानी बनेगी, ठीक है। और ये कहानी t जीरो पर बनेगी और उसके बाद क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बाद ये कहानी आगे भी रिपीट होती होती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कहीं पर इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, ये नॉन डिफाइंड नहीं आ रहा है, नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें जो हमारा कर्व है वो कर्व एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है, वो एक ऐसा कोई भी लोकस नहीं मिलेगा जो नॉट डिफाइंड हो। भाई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा क्या, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म का ही दूसरा नाम है नॉट डिफाइंड। लिमिट याद कर, क्या ये फंक्शन को ऐसा पॉइंट है जहां पर ये डिफाइंड नहीं हो? सोच के देखो, तुम गणित वाले हो, जल्दी सोचो, समय कम है। भाई ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जहां पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, मतलब देयर विल बी नो डिसकंटिन्यूटी इन दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये चेक कर लिया करो,
पहले तो ये चेक कर लो x माइनस वीटी के फॉर्मेट का है। दूसरा पॉइंट ये चेक कर लो कि इज देयर एनी काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉट। अगर डिसकंटिन्यूटी नहीं है और x माइनस वीटी के फॉर्म का दिख रहा है इक्वेशन, तो समझ जाओगे वो वेव को रिप्रेजेंट करेगा, श्योर शॉट, ठीक है। लेकिन हाँ, x माइनस वीटी के फॉर्म का हो बट फंक्शन कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है, तो उस केस में वो वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि वेव जब भी होगी, चाहे उसका कोई भी शेप हो, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस कर्व होगी, है ना, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस कर्व होगी, चाहे ऐसा शेप हो, ऐसा शेप हो, कोई सा भी शेप हो, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, वहां पर हम गोला लगा दें और उसके बाद फिर हम कहें कि ये वेव ऐसा बनाया, हम यहाँ पर गोला लगा दिया कि भाई ये फंक्शन डिफाइन नहीं है और फिर ये वेव ऐसे हो गया, ये पॉसिबल नहीं। क्लियर है? तो फंक्शन x माइनस बीटी के फॉर्मेट का हो और कॉन्टिन्यूअस हो। एनीवेज, तो मैथ्स वाले थे इसलिए मैंने ऐसी बकवास करी। तो इस वेव को अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप ये देखोगे y इज इक्वल टू 4/x² + 1। ऑल्दो इसका आप डायग्राम बनाना अभी तो नहीं जानते होगे, बट फिर भी इसको कुछ हद तक तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू को 0 ले लूं तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू को 0 ले लूं तो y की वैल्यू तो 4 है, ठीक है। अब उसी तरह से x की वैल्यू को आप 0 ले लिया तो y की वैल्यू 4 है, अब बढ़ाते चलो, x की वैल्यू को 1 कर दो तो y की वैल्यू 2 है। पता नहीं मास्टर, तुम ही सीखोगे। x की वैल्यू 1 कर दूं तो y की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 2 कर दूं तो y की वैल्यू कितनी हो गई? कम हो गई। x की वैल्यू को 3 कर दूं फिर से y की वैल्यू और कम हो गई। इसका मतलब है कि x 0 पर y मैक्सिमम दिख रहा है, उसके बाद y की वैल्यू कम हो रही है ऑन द पॉजिटिव वैल्यूज, फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। अरे मेरी बात समझिएगा दोस्त मेरे। अब अगर मैं इसी t0 पर x की वैल्यू को चेंज करता जाऊं, अभी मैंने पॉजिटिव लिया था x की वैल्यू, अब निगेटिव करता जाऊं, x की वैल्यू 0 पर तो यही रहेगा, x की वैल्यू -1 कर दूं तो -1 कर दूं तो भी खेल वैसा ही दिखेगा जैसा पॉजिटिव साइड में, ठीक है। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई सर, कि पॉजिटिव x के में और नेगेटिव x में हम ये देख रहे हैं कि एक ही तरह से। सर ऐसा मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में करता था, नहीं क्या करता था सर, ऐसे में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में करता था, नहीं समझा मैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं आप? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्या करते थे? मैथ्स में करता था। अच्छा ठीक है, आप करते होंगे, वेरी गुड। मैं तो अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो ये 4 मीटर, तो जैसा पॉजिटिव एक्स के लिए हम वेरिएशन ऑफ वाई देख रहे हैं, वैसा ही नेगेटिव एक्स के लिए, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये कर्व जैसा भी बनेगा, इट वुड बी अ सिमेट्रिक कर्व, ठीक है। और एक्स की वैल्यूज आप ऐसे ही चेंज करते रहे, ये ऐसे ही जाता रहेगा। और ये कहां पर जाके 0 होगा? वाई, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू इन्फाइनाइट करने पर ये वाई 0 होगा, तो इसलिए मैं इसको एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं कर रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आप सोचो कि टी की कुछ और वैल्यू रख दो, टी 0 पे ये कहानी हमने समझा है। अब ये टी की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, तो 1 पे अगर हम देखेंगे तो ये जो 1 होगा, तो टाइम ये t0 पर ये वेव पल्स हमें दिख रहा है। अगर हम टाइम की वैल्यू 1 कर दें, मतलब टाइम को बढ़ाएं, तो यही वेव पल्स आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, और आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो यही वेव पल्स हमें कैसा दिखाई देगा? यही वेव पल्स हमें ऐसा दिखाई देगा, ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, यही फोटो आगे चलती जाएगी। और वेव में यही तो होता है कि जो t0 पे स्नैपशॉट होगा, वही अगर आप टाइम की वैल्यू को बढ़ाते जाओ तो वही स्नैपशॉट जो t0 पर है, वही आगे की तरफ खिसकता जाता है। तो दिस इज द वेव, और दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस वेव दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस बात थी क्या ये समझना? भाई मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करा है कि आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपकी जो वेव की इक्वेशन होती है, वो वेव की इक्वेशन सिंपली साइन या कॉस से ही रिप्रेजेंट नहीं होती। वो वेव की इक्वेशन जो है वो कुछ भी हो सकती है। तो आपको जनरली तो एक तो बात क्लियर है कि भाई कोई भी इक्वेशन, वेव की इक्वेशन तब होगी जब Δ2y/Δt² इज इक्वल टू v² Δ2y/Δx² को सेटिस्फाई करे। बट चूंकि एंट्रेंस में आपके पास समय कम होगा, दैट इज द 100% ऑथेंटिक इक्वेशन जो आपको वेव, कोई भी इक्वेशन वेव है वो बताएगी। बट आपको चूंकि एंट्रेंस में टाइम कम होगा, तो आप तो मैथ्स वाले हो, आप एक चीज चेक कर लिया करो कि वेदर द फंक्शन इज ऑफ x माइनस वीटी फॉर्म और नॉट। अगर x माइनस वीटी का फॉर्म है, तो उसमें दूसरी बात चेक कर लिया करो कि वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, वेदर इट इज हैविंग सम डिसकंटिन्यूटी और नॉट। अगर डिसकंटिन्यूटी आ रही है, कहीं पर ये ब्रेक कर रहा है फंक्शन, तो एक बात क्लियर कर लो कि वो फंक्शन विल नॉट बी रिप्रेजेंटिंग अ वेव। लेकिन अगर x माइनस वीटी है और कॉन्टिन्यूअस है, जिसमें कोई ब्रेक नहीं है,
तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई सर कि वो फंक्शन वेव को ही रिप्रेजेंट करेगा और कुछ और रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर है? तो फिर वहां पर दोबारा चेक करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो खैर दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वेव, कि वेव कैसे होते हैं, कैसी इक्वेशंस बनती हैं उसकी। इसी वेव पे आगे की बात करते हैं। तो ये इरेज कर दूं? सर इरेज कर दूं इसको? ठीक है। अब देखिए इसी में मैं कुछ और बातें सिखाता हूं आपको। स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव ऑन धागा। इसमें इस ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिए सर? वरुण भाई, इस ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स मैंने इस तरह से लिए, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। हाँ, इसमें जो इस ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए, ग्राफ हमारा क्या था इसमें? ग्राफ हमारा था y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी y इज इक्वल टू नहीं 4, और यहाँ पे y था y इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स माइनस ऑफ 2t का होल स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने t इक्वल टू 0 पे चेक किया, t इक्वल टू 0 पर y और x के बीच रिलेशन चेक किया। ठीक है? तो t इक्वल टू 0 रख के जब हमने y और x का रिलेशन चेक किया तो हमें ये दिखा कि इसको t को 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, y अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, ये y की वैल्यू आएगी 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 4 आएगी। सोच के देखना, गणित वाला है। x की वैल्यू को 0 रखूं तो y की वैल्यू 4 आएगी, मतलब x0 पर हमारा जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम पर है। ठीक है? दूसरी बात, अब x की वैल्यू को चेंज करते जाओ, x की वैल्यू को चेंज करते जाओ। x की वैल्यू चेंज करने का मतलब आई एम चेंजिंग द लोकेशन। ठीक है? तो देखो किसी भी वेव के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं ना। ये जो y इज इक्वल टू 4 आएगा वो उस पार्टिकल का आएगा जिस पार्टिकल का लोकेशन x इज इक्वल टू 0। ठीक है? मीडियम का वो पार्टिकल जिसका लोकेशन x इज इक्वल टू कितना है, 0। अब इसी में दूसरा पार्टिकल जिसका लोकेशन x इज इक्वल टू 1 है, अगर उसके लिए हम y को चेक करें तो 4 1 प्लस 1, तो y वुड बी इक्वल टू 2। इसी तरह से तीसरा पार्टिकल जिसका लोकेशन कुछ और है, तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन, मान लो मैं सिर्फ इस तरह की वैल्यू ले रहा हूँ डिस्क्रीट, 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो ये लोकेशन y जो है ना वो डिक्रीज करता जा रहा है एज x इज इंक्रीजिंग। ठीक है? और ये पॉजिटिव साइड पे जैसा दिखेगा वैसा ही नेगेटिव साइड पे भी हो रहा होगा, बिकॉज x का स्क्वायर है। तो पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तब भी रिजल्ट में पॉजिटिव आएगा। तो जैसा राइट साइड पे होगा वैसा ही लेफ्ट साइड पे होगा। तो ऑन आइदर साइड ऑफ द ओरिजिन द वैल्यू ऑफ y वुड बी डिक्रीजिंग विद x। तो यहाँ पर मैक्सिमम है साहब। अब यहाँ पर ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो ऐसे ही तो बनेगा ना यार, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, ऐसे ही तो बनेगा ना। तो सर ये आपने ये ऐसे आगे कैसे खींचा? ये मैंने इसलिए खींचा क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि घट जरूर रहा है। इस वैल्यू y को 0 होने के लिए आपको x की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू y वुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसा दिखा दिया कि ये इंफिनिटी पे जाके कहीं 0 होगा। इज इट नाउ अंडरस्टूड भाई? ठीक है। अब देखिए मैं आगे की बात करता हूं। मैंने आपसे बोला स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से भी रिलेटेड सवाल पूछा जेई ने अभी हाल फिलहाल में 2015 या 2016 में। जेई का क्वेश्चन था, वेव की स्पीड पूछा था उसने स्ट्रिंग पर। तो स्ट्रिंग पे वेव की स्पीड, सबसे पहले तो आप ये समझे फॉर्मूला क्या है। तो सिंपली हम फॉर्मूला लिखेंगे, हम उसके डेरिवेशन पे तो बात नहीं कर रहे होंगे, तो हम सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे। भाई कोई भी आप धागा ले लें और उस धागे पे पल्स क्रिएट करें, मतलब वेव क्रिएट करें, तो दैट वेव विल प्रोपगेट along the length of the string। तो स्पीड जो वेव की होती है ऑन द स्ट्रिंग वो होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, where t is called as tension in the string और जो mu है that is called as mass per unit length of the string। this mu is mass per unit length of the string। ठीक है? इसका मतलब speed of the string depends on three factors। one is tension in the string, the another one is mass, the third one is the length। इसी बात को हम वॉल्यूम वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिखते हैं और वो कुछ हद तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई? मास डेंसिटी अगर गिवन हो और मान लो स्ट्रिंग का लेंथ गिवन नहीं हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन हो,
तो मास को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो मास पर यूनिट जो लेंथ है आपकी, उसमें हम मास को कैसे लिख सकते हैं? तो हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एल लिखा जा सकता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम। देखो कोई भी स्ट्रिंग अगर आप कंसीडर करोगे तो स्ट्रिंग का अगर शेप देखो तो वो सिलेंड्रिकली तो होगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर, वेयर पाई आर स्क्वायर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय दिस। ऐसा लिख सकते हैं ना, नीचे वाला लेंथ विल बी एज इट इज और ऊपर जो है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय एल, दिस हैज बिकम द वॉल्यूम। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू को हम रो पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब वी की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, अंडर रूट टी बाय रो पाई इंटू आर का स्क्वायर। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर रेडियस नहीं गिवन हो, डायमीटर गिवन हो, तो सब टाइम पास बात है भाई, डायमीटर गिवन हो तो डी बाई टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो द फॉर्म्स ऑफ राइटिंग द सेम स्पीड। ये जो स्पीड मैंने लिखा है ये डेंसिटी और रेडियस के टर्म्स में लिखा है, ये वाला डेंसिटी और डायमीटर के टर्म्स में लिखा है, लिखा वही स्पीड है। तो अगर आपको एक फॉर्मूला पता है जो एक्चुअल फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, तो आप उसमें कोई भी फॉर्मूला किसी भी तरह से चेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखे जल्दी से, मैं सवालों पे आता हूँ। ओके, नाउ लेट्स चेक। ये आपने लिख लिया तो एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक तो बहुत आसान सा पहले करो। ओके वरुण, एक आसान सा पहले क्वेश्चन निपटाओ। मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में यहाँ पर एक पल्स क्रिएट कर दिया, दिस इज योर स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के इस एंड पर देयर इज अ ब्लॉक कनेक्टेड and the block has a mass of 10 kilogram which is connected at this end. ठीक है, यहाँ पर we have created a pulse. The mass per unit length of this string is 10 gram per meter. Remember, it is in gram per meter. This length of the string is 10 meters. यहाँ पर pulse create किया है, the moment the pulse is created on the left of the string is t equal to 0. That time I am assuming t to be equal to 0. t की वैल्यू को हम कितना assume कर रहे हैं? 0. ठीक है, आपका सिंपल सा सवाल ये है कि इस पल्स को इस एंड से इस एंड पे पहुंचने में व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू द राइट एंड ऑफ द स्ट्रिंग। लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ पहुंचने में हमें बताना है कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द पल्स, कितने समय के बाद यहाँ पर ये पल्स पहुंचेगा। जल्दी से बताओ, सीधा सा सवाल। आ रहा है 10 सेकंड्स आ रहा है, मेरे हिसाब से 10 सेकंड्स तो नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से 10 सेकंड्स नहीं आ रहा है। चलो देखो सर, सिंपल सी बात है, आपको ये मालूम है स्पीड निकाल लेंगे हम और स्पीड से हमें टाइम निकल आएगा। तो स्पीड निकालने के लिए हम अंडर रूट टी की वैल्यू कितनी होगी,
तो टी निकालने के लिए आपको ये ब्लॉक गिवन है, तो टी की वैल्यू निकालने के लिए ये हम ये कह सकते हैं कि दिस वुड बी 100 और ये वाला कितना है टी, तो सिंपल सी बात है सर, टी इज इक्वल टू 100 है यहाँ पर, समझ रहे हैं आप, टी की वैल्यू 100 है, बहुत बढ़िया सर, टेंशन की वैल्यू 100 है, तो इसको मैंने 100 लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू की वैल्यू 10 ग्राम पर मीटर है, और ये जो फोर्स आपने लिखा है दैट इज इन न्यूटन्स एंड दिस इज गिवन इन ग्राम पर मीटर, तो ये आप इसकी जो यूनिट है दिस इज नॉट एसआई यूनिट, तो इसको तो आप चेंज करोगे ना एसआई यूनिट में, भाई वो ग्राम लिखा हुआ है, वो केजी में नहीं लिखा हुआ है, यस, तो 10 टू द पावर -2 होगा ये केजी पर मीटर अगर आप यूनिट देखें तो, ठीक है, ये न्यूटन है, तो स्पीड की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 100 मीटर पर सेकेंड आएगी शायद, ठीक है, तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड आ रहा होगा मेरे हिसाब से आंसर, देखो देखो 0 कंफ्यूज हुए हो यहाँ पर, इसीलिए मैंने लिखते समय भी कहा था 10 ग्राम पर मीटर, तो चेक द यूनिट्स, इज इट करेक्ट नाउ, सबको बात समझ में आती है, इरेज कर दूं सर, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, दूसरा सवाल, ठीक है, अब देखिए ये जो सवाल है वो एससी वर्मा के एक्सरसाइज प्रॉब्लम में भी है, यही सवाल जेई ने भी पूछा, सवाल क्या था, जेई ने जो ये सवाल पूछा वो मोर देन वन करेक्ट टाइप में पूछा था जेई एडवांस का ये क्वेश्चन, ठीक है, बट वो किसी का भी क्वेश्चन हो, अपने को क्या मतलब है, अपने को तो मेथड पता होना चाहिए, सिंपली ये एससी वर्मा का भी सवाल है, सिंपली ये है कि भाई एक मैसिव रूप है, मैसिव रूप का मतलब एक ऐसी रूप है जिसमें मास है, ये ऐसे, ठीक है, इस रोप का मास m है और लेंथ l है, ऐसा मान लो, मास ऑफ द रोप इज इक्वल टू m एंड लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू l, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर एक पल्स हमने क्रिएट किया एट t इक्वल टू 0, वी हैव क्रिएटेड अ पल्स एट दिस एंड एट t इक्वल टू 0, यहाँ पर एट t इक्वल टू 0 अ पल्स इज क्रिएटेड एट द लोअर एंड ऑफ द रोप, ठीक है, आपको बताना है व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द वेव at a distance of x from the bottom, यहाँ पर स्पीड ऑफ द वेव कितनी होगी, मतलब उस पल्स की, जो पल्स हमने यहाँ पर क्रिएट करा है ना, ये पल्स, ये जो पल्स हमने यहाँ पर क्रिएट करा है t इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट पल्स एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द बॉटम, इस बॉटम वाले एंड से x हाइट पर व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पल्स, सॉल्व करो जल्दी, रूट ओवर जीएल माइनस ऑफ एक्स, चलो देखते हैं भाई, ये अगर हम रोप देखें, इस पॉइंट को अगर हम देखें, इस पॉइंट पे हमें स्पीड निकालना है, तो इस हाइट पे हम जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले एलिमेंट पे जो टेंशन लग रहा होगा ना, ये जो टेंशन लगेगा, रूट ओवर जी एक्स इज राइट, ये जो टेंशन लगेगा दैट वुड बी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस रोप जस्ट बिलो दिस एलिमेंट, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, वेट, इसका जो वेट होगा दैट वेट विल एक्ट ऑन दिस एलिमेंट, ठीक है, और इसका वेट क्या होगा, m बाई एल मल्टीप्लाइड बाई जी, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई जी इनटू x, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ, बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि, या तो आप ऐसे लिख लो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, m बाई एल दैट इज मास पर यूनिट लेंथ मल्टी, दैट मींस द लेंथ ऑफ दिस x लेंथ मल्टीप्लाइड बाई g, दैट बिकम्स वेट,
उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मास आ गया ऑफ x लेंथ, और उसको g से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट आ गया। तो t की वैल्यू जो है दैट इज m/l मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय g, दिस इज द वैल्यू ऑफ t। अब हमें स्पीड की वैल्यू पता है, स्पीड की वैल्यू कुछ नहीं, सिंपली अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू होती है, तो m/l मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय g, म्यू को हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ, तो m/l कैंसिल हो गया, तो दिस इज द रिजल्ट फॉर वेलोसिटी। अच्छा, इसी में मैं एक्सेलरेशन पूछ लूं, इफ आई आस्क